सुप्रभात। मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम और हमारे सहयोगी श्रीमती धरित्री डेका मैडम, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय दरंग। सबसे पहले मैं मैडम का आभार व्यक्त करता हूं। बच्चों, मैडम ने ये संकलन किया है और ये पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन है मैडम का है और मेरी प्रस्तुति है, तो निश्चित एक सम्मिलित कार्यों का उदाहरण आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो किस प्रकार ये इंफॉर्मेशन बनाई है मैडम ने, सभी जानकारी आपके उपयोगी हैं। साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी छात्र या प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी ऐसा एक टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, हमें इसको बचपन से पढ़ा है, लेकिन तभी भी हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। ऐसा टॉपिक हम आपके साथ या सामने लेकर आए हैं। निश्चित आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम पेन लेते हैं, पेन की ज़रूरत है हमें। और इस टॉपिक का नाम है, देखिए, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, आज की तासिका में, आज के पीरियड में हम स्वर तथा उनके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे और जो कल की तासिका में या इसे सेकंड या भाग दूसरे में हम व्यंजन तथा उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाठ के मुख्य बिंदु को हम देखते हैं कि भाषा, भाषा के रूप, वर्ण, वर्णों के भेद, स्वर, स्वर की मात्राएं, स्वर और उसके भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अयोगवा, अनुनासिक स्वर, यहां तक की चर्चा हम आज की तासिका में करने वाले हैं। भाषा, बच्चों, इससे पहले भी हमने देख लिया कि भाषा किसे कहते हैं, लेकिन आज व्याकरण की शुरुआत ही हो रही है, तो भाषा, भाषा से संबंधित उसके भेद, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सृष्टि के सभी जीवों में केवल मानव ही अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। सृष्टि के सभी जीवों में मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य विचारों के आदान प्रदान के बिना नहीं रह सकता है। अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के भावों को समझने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है और वो चीज है भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमारा जो माध्यम है, लेन देन का माध्यम है, वो है भाषा, और भाषा से ही हम अपने विचार तथा भाव एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या उनके विचार तथा भाव हमारे पास तक ले सकते हैं। इसीलिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये भाषा की परिभाषा, यहां भाषा वह शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। देखें, मनुष्य अपने जिन ध्वनियों से बोलता है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है तो उसे भाषा कहते हैं। इस तरह भाषा वह साधन है, यहां परिभाषा बन गई। इस तरह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा अगर आपने नोटबुक में लिखनी है तो आप ये लिखें। भाषा की परिभाषा अपने नोटबुक में अगर आप लिख रहे हैं तो ये लिखना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के भेद में लिखित भाषा, मौखिक भाषा। वैसे देखा गया भाषा के मूल रूप कितने हैं, तो हम 2 लिखते हैं, एक है मौखिक, दूसरी है लिखित, और साथ ही साथ सांकेतिक भाषा भी आ जाती है, लेकिन इसमें मूल रूप में ये 2 ही है। सांकेतिक भाषा तीसरा रूप है, लेकिन मूल रूप की चर्चा जब की जाती है तो ये दोनों का जिक्र आ जाता है। मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग
दो प्रकार से करता है, एक बोलकर, दूसरा लिखकर। बोलकर व्यक्त करता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जो हम बोलकर अपने भाव या विचार बोलकर व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, इसको ये जो मौखिक रूप है और उस मौखिक रूप कहलाता है। और जो लिखकर व्यक्त करता है वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कौन सा? जो बोलकर व्यक्त किया जाता है मौखिक, और जो लिखकर व्यक्त किया जाता है वो है लिखित। तो लिखित भाषा ही सार्थक तथा मानक रूप मानी गई है। देखिए बच्चों, अब हमारा जो मेन विषय है उस विषय पर आ गए हम, वर्ण। अब वर्ण किसे कहते हैं ये पहले पढ़े। जैसे हम क्लास की शुरुआत करते हैं, पहले पढ़ाया जाता है वर्ण, स्वर, व्यंजन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये वर्ण के मुख्य भेद है। ये वर्ण रूपी जो पेड़ है इसके ऊपर इतने सारे ये स्वर व्यंजन लगे हुए हैं। वर्ण सबसे पहले हम देखते हैं, अपने नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए, क्रम से लिखिए वर्ण। अब सबसे पहली बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं ना, वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। और कभी कभी मैं बच्चों को यह परिभाषा भी देता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे अ है, क है, इसके टुकड़े नहीं होते। अभी क के टुकड़े नहीं होते, हमने क का टुकड़ा करके ही रख दिया, हलंत लगा दिया, तो ये दो, लेकिन अब इसके टुकड़े नहीं होते, मतलब ये सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। जब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मैंने पहले बोल दिया जिसके टुकड़े होते नहीं है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब वर्णमाला की तरफ हम थोड़ा सा जाएंगे। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या वर्णों की व्यवस्थित माला वर्णमाला। अब फूल को एक के साथ जब गूंथते हैं यह तो व्यवस्थित उसका भी क्रम बनता है, फूल का भी ऐसा क्रम बनता है। तो फूल की माला, मोती को हम अगर दोरे में पिरोते हैं और उसका भी क्रम से बनाते हैं तो मोती की माला, हीरो की माला, अब फूलों की माला। अब वर्णों को हम क्रम से लगा दिया तो क्या हो गया? वर्णमाला। अब वर्ण यहां है, देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब कौन से हैं यह हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले वर्ण के भेद में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं पहला देखते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण ये कितने हैं? ये 11 हैं। अयोगवा ये 2 है। अब देखिए स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो गए। अब देखिए अयोगवा कौन से? अम, आ, विसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये कितने हैं? 2 है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 13 हो गए। किसी किताब में ये 13 स्वर वर्ण के रूप में लिए जाते हैं कि स्वर कितने हैं तो 13 है, किसी किसी किताब में 13। लेकिन स्वर कितने हैं अगर परीक्षा में आ गए और उसके ऑप्शन आ गए हैं 10, 9, 13, 11, 4 ऑप्शन है आपके। लेकिन अगर आपको 11 ऑप्शन वहां आ रहा है तो आप बिना दिक्कत 11 के ऊपर टिक कीजिए, क्योंकि मुख्य रूप से देखा गया तो वर्ण के रूप में या स्वर वर्ण जो है वह 11 ही है। स्वर वर्ण 11 है। अगर विशेष अधिक जानकारी के लिए री जो है संस्कृत का व्यंजन वर्ण है। ये री जो है ना संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्ण है।
हाँ, लेकिन हमने इसको स्थान कहां दिया? हमारी वर्णमाला में स्वर में उनको स्थान दे दिया है। तो ये 11 स्वर है और अयोगवा कितने हैं? आ अयोगवा 2 है, कुल मिलाकर 13 होते हैं। स्वर वर्ण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है उन्हें या उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या हमने देखी है 11 और आएगा 2 13। अ आ ई उ री ए ओ आओ। कुछ विद्वान आ को भी स्वर वर्ण में मान लेते हैं, इसीलिए इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब देखिए, स्वर और उसकी मात्रा है, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चों को बताना पड़ता है स्वर और स्वर की मात्रा कौन सी है। यह स्वर है, यहां उसकी मात्रा दी है, यह स्वर है या मात्रा है, और यहां उदाहरण है। अब एक एक करके हम देख लेंगे। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया है, यहां कोई मात्रा नहीं है। उदाहरण फल, आ की मात्रा है। जो खड़ी पाई है ना, यहां ये डंडा है, देखिए है ना, यहां है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ये जो है ना, यही है, ये मात्रा है। ये ह्रस्व मात्रा है। ये दीर्घ मात्रा है। उ ये देखिए, ये 2 मात्रा। री की मात्रा है, री की मात्रा ये है। जैसे कृष्ण शब्द निकालना है हमें, ये जो है ना क्री ये री की मात्रा है। ए ओ और औ, ये सारी मात्राएं हैं। और इनके पौधे के फल, बाज, दीन, लीची, सून, दूर, घृ। अब कृष्ण गृह, घर, पेड़, पैर, मोर, पौधा, ये उदाहरण दे दिए। देखिए कितना आसान है। अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ओ आओ की मात्रा। अब सारी मात्राएं दिए और उसके साथ साथ उसके उदाहरण भी आपके पास दिए हैं, तो इससे और भी उदाहरण आप जोड़ सकते हैं। स्वर के भेद में देखेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये व्यंजन के भेद जो है, पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये हम कल की ताशिका में देखने वाले हैं। अब पहले देखेंगे ह्रस्व स्वर। स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब पहला देखेंगे ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ये तो पता है, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, है ना? अब जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, ऐसे स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से ये ह्रस्व स्वर है? अ, ई, उ, री। ये जो है ये छोटे मतलब ह्रस्व स्वर है। और देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से? फिर जिन स्वरों का इसका उल्टा कीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है या दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनका उच्चारण करते समय पहले की अपेक्षा मतलब ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है और इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब स्वरों के 3 भेद में ये तीसरा जो है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर,
और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जाता है, जैसे ओ, ओंकार के लिए ओम शब्द का प्रयोग हम करते हैं। हाँ, योगा करते हैं ना हर दिन, तब ये इसका उच्चारण हम करते हैं तो ये प्लुत स्वर में आ जाता है, सबसे बड़ा रह जाता है, मतलब 3 गुना समय लगता है। और अयगुआ कौन से क्या कहते हैं? अयगुआ को, अयगुआ का अर्थ होता है अ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण। ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से ही होता है। अयगुआ 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग, आ, है कि नहीं? तो अनुस्वार तथा विसर्ग के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अनुस्वार के रूप में इसका चिन्ह बिंदु है कि नहीं? शिरोरेखा के ऊपर हम बिंदु रखते हैं। जैसे ये देखिए, संत यहां लगा दिया, संत, शांत, जंगल, जंगल, पंखा आदि, गंध। यहां जहां जहां अनुस्वार का प्रयोग होता है वहां ये पहला अयगुआ प्रयोग होता है। तो विसर्ग के रूप में देखिए, इसका चिन्ह यह ऐसे 2 डॉट होते हैं ना, ऐसे, जैसे प्रातः है ना, अतः, पुनः, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। यह है अयगुआ। एक अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है, दूसरा विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, और इनका उच्चारण ह की तरह होता है। अनुनासिक स्वर कौन कौन से हैं? अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसका सूचक चंद्र बिंदु होता है। ये हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, है कि नहीं? होता है, जैसे आंख, हंसना, ऊंट। जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर देखिए ये बिंदी लगाई जाती है। अब जैसे मैं शब्द है, अब मैं अनुस्वार नहीं है, यहां अनुनासिक है, लेकिन मैं यहां ये अनुनासिक ऐसा करके प्रयोग नहीं कर सकता, आपको ठीक लगेगा भी नहीं, है कि नहीं? देखिए, जैसे मां शब्द है, यहां हम लगा सकते हैं, क्योंकि शिरोरेखा जो है ये शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है तब अनुनासिक का प्रयोग बिंदु के रूप में होता है। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है तब अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में होता है। यह थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब बच्चों, यहां आज का जो छोटा सा टॉपिक है वह समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि स्वर तथा स्वर के भेद। लेकिन जाते जाते मैडम ने एक कविता बनाई है, मैडम ने संकलन किया इसका, तो मैडम ने एक सुंदर सी कविता बनाई है। तो मैं तो मैडम के शब्दों में गाना मुश्किल है, लेकिन तभी भी हम कोशिश करते हैं कि जाते जाते ये कविता बोलकर चले जाते हैं, जो हम जाते जाते स्वर के बारे में एक पुनरावृत्ति करके भी जाएंगे। जैसे अनार है लाल लाल, अनार है लाल लाल, आम है पीला, अनार है लाल लाल, आम है पीला, इमली खाई मिट्टी खट्टी, एक मीठा और रसीला, एक मीठा और रसीला, उल्लू बोले आधी रात, उल्लू बोले आधी रात, ऊद रही पानी में नाच, ऊद रही पानी में नाच, एक एड़ी अभी दिखाओ, ऐनक पहन कर मत इतराओ, ओखली में कुट्टा है धान, ओखली में कुट्टा है धान,
औरत करे बहुत से काम, औरत करे बहुत से काम, री को भी ना भूलो, री को भी ना भूलो, स्वर लड़ी की तोड़ो ना, स्वर लड़ी की तोड़ो ना। तो यहाँ मैं मैडम को भी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम से आपके पास तक पहुँचाई है। तो स्वर और स्वर से संबंधित भेद वो कौन से हैं, उनके उच्चारण हैं, उसके बारे में समुचित जानकारी इस पाठ में आपके पास दी है। तो निश्चित ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।